जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए, तो आज हम लेकर के आए हैं साइंस का बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको हम लोग टोटल 14 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, उसको हम लोग क्या करेंगे 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 4 सेट इसका लिए हैं और 4 सेट में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं वो उसको हम क्या करेंगे डिस्कशन के साथ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप लोगों को एक जीके जीएस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी को एक जगह संग्रह करके मैराथन वीडियो लाया गया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता था पहले मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता था साइंस और मैथ का। ठीक है, तो इसमें से जो भी साइंस का क्वेश्चन रहेगा उसको हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। तो कौन है जो पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है दोस्तों, तो वो है यकृत। यकृत की बात करें तो ये इससे किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों कि पीत का स्रावन कौन करता है, तो पीत का स्रावन कौन करता है, तो ये यकृत ही करता है। क्यों? क्योंकि पीत में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। तो मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व देखने को मिलता है दोस्तों वो कौन मिलता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की बात अगर हम बात करें, ऑक्सीजन लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 65% ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा रहता है वो है कार्बन। कार्बन की प्रतिशत अगर आप देखिएगा तो 18.5% की अप्रॉक्स कार्बन की उपस्थिति होती है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन रहता है, उसके बाद फिर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा हार्मोन है दोस्तों जिसको वृद्धि हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम STH कहते हैं। ठीक है, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम STH कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि 1200 को, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है मानवों को 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है। तो मानवों को 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है दोस्तों, तो लगभग 72 बार होता है। कितना बार, 72 बार होता है। और मनुष्य का जो हृदय होता है दोस्तों उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। और ये जो हृदय होता है दोस्तों, हृदय की अगर हम बात करें तो हृदय से जो शरीर के अन्य भागों तक जो रक्त वाहिनी जो होता है, ठीक है, रक्त को शरीर में फैलाता है, उसको हम धमनी कहते हैं। ठीक है, यानी कि धमनी का काम क्या होता है दोस्तों, तो हृदय से शरीर के अन्य भागों तक रक्त को पहुंचाना। और इसका उल्टा कौन काम करता है, सीरा की अगर हम बात करें तो सीरा क्या करता है, तो सीरा करता है शरीर से शरीर के अन्य भागों से क्या करता है, हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करता है, सीरा करता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 है कि किसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। तो रिकेट्स जो रोग होता है दोस्तों ये अक्सर विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन इसमें क्या होता है कि रिकेट्स में क्या होता है कि हड्डी क्या होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अगर विटामिन डी अगर आपके शरीर में अगर कम है तो आपका क्या हो जाएगा, हड्डी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, और इस बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं, तो रिकेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करने वाला जो सेल है दोस्तों उसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस कशेरुकी में ऑक्सीजन और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। तो किस में मिल जाता है दोस्तों, तो ये उभयचर में मिल जाता है। उभयचर में आप देखिएगा तो एक तो ऑक्सीजन रहित और बी ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड रुधिर मिल जाते हैं किसमें, तो उभयचर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों आँख में वो किस में होता है, तो वो आप देखिएगा कि वो आपका जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है किस में, लेंस में होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है दोस्तों, लेंस में होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो एक जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे अगर हम किसी का अगर प्रतिरोध अनंत रखते हैं तो वोल्ट मीटर जो है अपने लिए कोई करंट नहीं खींचता है, और वोल्टेज का जितना भी मात्रा हम फ्लो करते हैं वो सटीक जो है रीडिंग देने का काम करता है। तो इसीलिए वोल्ट मीटर अगर अच्छा है, आदर्श वोल्ट मीटर है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। तो रतौंधी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होता है। और विटामिन ए की कमी से और भी बहुत सारे बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे जनन क्षमता आपका कम हो जाएगा, फिर शरीर में वृद्धि में रुकावट होगी, ये सभी है। अगर इसको कैसे पूर्ति करें, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरी सब्जी खाइए, गाजर, दूध, अंडा, मांस वगैरह जो है इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा हमारे शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध जो है अवरोध का कार्य करती है। तो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे जो मौजूद वसा है किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है दोस्तों। तो इसकी अगर हम बात करें तो शरीर से उष्मा की क्षति के होने के विरुद्ध क्या करती है? काम करती है। जो वसा है उसको वो क्या काम करती है? तो शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध क्या कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तंतु आहार में शामिल है। तो तंतु आहार में कौन शामिल है? तो सेलुलोज जो होता है वो तंतु आहार में क्या होता है? शामिल होता है। ठीक है। और ये इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेलुलोज जो होता है एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड है और ये ग्लूकोज का बना हुआ होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी जीव के अनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीनों का संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अनुवांशिक जीनों के लिए जिम्मेदार जीनों का जो संग्रह है वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है दोस्तों? तो उसके लिए जिम्मेदार है जीनोटाइप। उसका नाम क्या है? जीनोटाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि आकाश किस कारण से नीला होता है। तो आकाश की अगर आप बात करें दोस्तों, तो प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? नीला दिखाई देता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका कह रहा है। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो कह रहा है कि वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश में लघुतर तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। तो इसी के कारण क्या होता है? आकाश का जो रंग है वो हमें नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो प्रोटीन के पाचन के लिए अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो वो जो एंजाइम मौजूद होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन। क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन कहते हैं। ऐसे अगर आप देखिएगा यहाँ पे कि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार जो अग्नाशयी रस है उसमें ट्रिप्सिन के साथ साथ पेप्सिन दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या होता है? दोनों ही भाग लेता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो हेमिकार्डेटा जो है दोस्तों, इसमें जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो वो कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो विटामिन B12 का एक जो घटक है वो कौन सा विटामिन है दोस्तों? तो वो आपका है विटामिन जिसका नाम है क्या? कोबाल्ट है। ठीक है, विटामिन B12 का एक घटक है जिसका नाम क्या है? कोबाल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फेफड़ों के आवरण को कहा जाता है। तो फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? फुसफुस झिल्ली। क्या कहा जाता है दोस्तों? फुसफुस झिल्ली। इसका दूसरा नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? इसका मेनली जो काम होता है दोस्तों, फेफड़ों को बाहरी आघात से यानी कि बाहर से अगर चोट वगैरह लग जाए तो क्या करें, हमें फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? तो फुसफुस झिल्ली यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो कौन सा है? उसकी अगर हम बात करें तो वो है वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है अगर हम बात करें तो कौन है मुख्य स्रोत? तो वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 रक्त समूह है, A, AB,
बी और ओ है, जिसमें सार्वभौमिक दाता यानी कि वह कौन सा ग्रुप है जिसको हम सभी को चढ़ा सकते हैं ब्लड, तो उसकी अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल डोनर जो है दोस्तों ओ है। इसमें होता क्या है, इसमें हम क्यों ओ को ब्लड जो है किसी को भी चढ़ा सकते हैं, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एंटीजन की अगर हम बात करें दोस्तों, एंटीजन जो होता है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। और इसमें और ये इसकी अगर हम बात करें तो ये सबको देता तो है, लेकिन ये ले सकता है सिर्फ और सिर्फ ओ से। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाए जाते हैं। इसके कारण सिर्फ और सिर्फ ये किससे ले सकता है, ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है, लेकिन दे सकता है सबको, तो इसीलिए इसको सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि रक्त में हेमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो भरपूर मात्रा में आपको लौह पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर जो कहा जाता है दोस्तों, वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका SA नोड को। किसे कहा जाता है, SA नोड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट जिसको कहते हैं। एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट को क्या कहते हैं, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, यानी कि WC सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है मोनोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कह रहे हैं, देखिए ये सब ही तो है मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन भी आपको बहुत ही जल्द करवाया जाएगा, तो अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BSSC से संबंधित जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो सभी के सभी आपको इस चैनल पे करवाया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है दोस्तों, तो ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों अगर हम बात करें निर्वात में, तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह एक प्रकार का कंपन कहिए या विक्षोभ कहिए, ये दोनों है। ध्वनि तरंगे जो होता है एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है, ठीक है। और इसको चलने के लिए माध्यम के घनत्व पर क्या होता है, ये निर्भर करता है। ध्वनि तरंगे एक से दूसरे जगह जाने के लिए ये माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। और अगर हम हवा में ध्वनि की चाल की बात करें दोस्तों, तो हवा में ध्वनि की चाल जो होता है वो 330 मीटर पर सेकंड होता है। वही अगर पानी की बात करें तो 1480 मीटर पर सेकंड जो है किसमें होता है, पानी में इसका चाल होता है, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए अब मिलान करना है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एड्रेलिन हार्मोन जो है, एड्रेलिन हार्मोन है जो किसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो एड्रेलिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो गुस्सा या डर को कौन करता है, एड्रेलिन हार्मोन नियंत्रित करता है, यानी कि एक का तो एक हो गया, ठीक है। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एस्ट्रोजन ये जो है महिलाएं के क्या है, ये एक हार्मोन है जो कि महिलाओं में रिलीज होती है। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो होता है ये क्या है, ग्लूकोज स्रावित करता है। फेरोमोन्स जो होता है दोस्तों ये सब साथी आकर्षित करना और गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका हो गया 3 और ये हो गया आपका 4 और ये हो गया क्या 2। तो 1 3 4 2 जिस ऑप्शन में है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो एक कार्बन क्रेडिट जो समतुल्य है दोस्तों वो किसका है, तो 1000 किग्रा CO2 के समतुल्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो एक्सरे की खोज रोएंटजन के द्वारा किया गया है। डायनामाइट की खोज कहेगा तो अल्फ्रेड नोबेल। रेबीज़ के टीके की खोज कहे तो लुईस पास्चर। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। तो गलत मिलान कौन सा किया गया है उसको आपको चिन्हित करना है। तो देखिए मैडम क्यूरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैडम क्यूरी जो है इन्होंने डायनामाइट की नहीं बल्कि ये रेडियम की खोज किया है। किसके की खोज किए हैं, तो रेडियम की खोज किए हैं कौन, तो मैडम क्यूरी। तो यही आपका आंसर गलत था, बाकी सभी सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं, यानी कि अनुवांशिकी के जनक
किसे जाना जाता है? तो अनुवांशिकी के जो जनक हैं दोस्तों वो ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है अनुवांशिकी के जनक। कोशिका की खोज कौन की है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो हुगो डिब्रीज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, फिर अगर इवोल्यूशन का सिद्धांत कौन दिए हैं? तो चार्ल्स डार्विन दिए हैं। तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में स्तंभों को मिलाना है। तो देखिए बिडाल टेस्ट जो होता है दोस्तों वो टाइफाइड के लिए होता है। बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। फिर होता है एक डिक टेस्ट। डिक टेस्ट जो किया जाता है ये स्कारलेट फीवर के लिए होता है। डिक टेस्ट किसके लिए होता है? तो स्कारलेट फीवर के लिए, यानी कि इसका 5 हो गया। फिर टॉर्निकेट टेस्ट होता है। एक टॉर्निकेट टेस्ट जो होता है वो डेंगू बुखार के लिए होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। फिर है आरए फैक्टर। आरए फैक्टर जो होता है ये गठिया के जांच के लिए होता है। ठीक है, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? तो एलिसा टेस्ट जो है दोस्तों वो एड्स के लिए होता है। तो देखिए 3, 5, 2, 1 किस में है? तो 3, 5, 2, 1 के 3, 5, 2, 1, 4 किस में है दोस्तों? तो 1 नंबर में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा तत्व है दोस्तों जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग, किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यहाँ से 2-3 प्रश्न याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे कहे कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो सीजियम की सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता कौन सा तत्व होता है? तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है और सीजियम जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट जो बना होता है वो किसका होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। और आयरन में जो देखते हैं, आयरन में वो क्या होता है? आयरन का जो तार होता है वो किसका होता है? तो नाइक्रोम का होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान। लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है उसको क्या कहते हैं? पिटवा लोहा कहते हैं। तो लोहे का शुद्धतम रूप उसको कहेंगे जिसमें क्या होगा? कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होगा। तो पिटवा लोहा में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो सबसे कम होता है। 0.12% से 0.25% तक मात्र होता है कार्बन का प्रतिशत। तो इसीलिए पिटवा लोहा जो है सबसे शुद्धतम रूप है। अगर हम बात करें कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो साबुन जो है किसका सोडियम सॉल्ट है दोस्तों? तो ये जो है स्टीरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट है। किसका है? स्टीरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न प्रदूषकों में कौन जो है जैव विघटित है? तो निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है दोस्तों? तो वाहित मल जो है वो क्या है? जैव विघटित है। ठीक है, वाहित मल जो है वो क्या है? जैव विघटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये किसका मिश्रण से बनता है? तो ये आपका बनता है चारकोल, सल्फर, पोटेशियम और नाइट्रेट के मिश्रण से गन पाउडर का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? तो आर्सेनिक औषधि का जो उपचार के लिए, किसके उपचार के लिए? तो कैंसर के उपचार के लिए आर्सेनिक औषधि का उपयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है मिनी माता जो व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो मिनी माता जो व्याधि है दोस्तों उसका मुख्य कारण क्या है? तो आर्सेनिक का क्या है? विषाक्तता जो है इसका मुख्य कारण है। क्या है दोस्तों? पारद विषाक्तता, यानी कि पारद विषाक्तता जो है मिनी माता व्याधि का क्या है? मुख्य कारण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो कार की बैटरी में कार की बैटरी में किसका होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें दोस्तों तो जो हमारा उदर होता है, यानी कि जो हमारे पेट होता है वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का स्रावित करता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो H2SO4 का होता है। किसका होता है? H2SO4, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गाय की गर्भावधि क्या है? तो गाय की जो गर्भावधि होती है दोस्तों वो होता है 274 से 280 दिन तक। कितना होता है? 274 से 280 दिन तक। ठीक है, अगर हाथी का अगर आप बात करें तो हाथी का होता है 625 दिन। हाथी का कितना होता है? 625 दिन। अगर कुत्ता की बात करें तो कुत्ता का 60 से 63 दिन तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो है किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो ये जो होता है दोस्तों वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। यानी कि
N2O का किसके कारण होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है, SO2 के कारण होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो एजोला की अगर हम बात करें तो इसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पित्तल का मिश्र धातु किसके अव्यय हैं, जिसके अव्यय क्या हैं? तो पित्तल जो है, पित्तल की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये किनको मिलाने से बनता है, किस किस को मिलाने से बनता है? तो तांबा, पित्तल को बनाने के लिए कॉपर और साथ में आपको जेडेन को मिलाना पड़ेगा, यानी कि कॉपर और जस्ता को मिलाइएगा तो आपको क्या बनेगा? पीतल बनेगा। यहाँ पे पीतल का अगर हम बात देख लिए हैं तो कांसा का निर्माण कैसे होता है? तो कांसा की अगर हम बात करें दोस्तों तो कांसा का निर्माण किससे होता है? तो कॉपर और साथ में टीन को, यानी कि एसिन को, Cu और एसिन को मिलाने से क्या होता है? कांसा का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है, ठीक है। इनर्ट गैस का मतलब पूछ रहा है आपसे, अक्रिय गैस आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। क्या पूछ रहा है? अक्रिय गैस पूछ रहा है कि कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। तो यहाँ पे फ्रियोन की अगर हम बात करें दोस्तों, फ्रियोन जो है अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस जो होता है दोस्तों, यानी कि इनर्ट गैसेस की अगर हम बात करें तो जो आवर्त सारणी के 18वें समूह के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 18वें समूह के एलिमेंट होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं? इनर्ट गैसेस होते हैं, ठीक है। और उसमें से मात्र एक रेडॉन ऐसा गैस है जो क्या होता है? प्रकृति में उपलब्ध नहीं होता है, वायुमंडल में मौजूद नहीं होता है। बाकी सभी के सभी क्या होते हैं? वायुमंडल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में कौन युक्त है? तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो इसमें मैग्नीशियम होता है और हेमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? सुमेलित करना है। कह रहा है कि पररहित कीड़ा है, ठीक है। पररहित कीड़ा की अगर हम बात करें तो सिल्वर फिश है, ठीक है। पररहित कीड़ा है वो क्या है? सिल्वर फिश है। तो इसका बी हो जाएगा, यानी कि सिल्वर फिश हो जाएगा। कह रहा है उड़ान रहित पक्षी है, तो उड़ान रहित पक्षी को हम क्या कहते हैं? कीवी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है अंग रहित रेंगने वाला, तो अंग रहित रेंगने वाला को क्या बोलेंगे? सांप है। फिर है अंग रहित जीव, तो अंग रहित जीव क्या है? मछली है, ठीक है। अंग रहित जीव में क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाइएगा तो आपका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दुधारू पशु जो होता है दोस्तों उसमें कैल्शियम के कमी के कारण क्या होता है? मिल्क फीवर हो जाता है। क्या होता है? मिल्क फीवर हो जाता है। किसके कारण? डायरेक्ट आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी होता है वो किस तत्व के कमी के कारण? तो कैल्शियम के कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई है दोस्तों वो क्या है? बैकेरल है। क्या है? बैकेरल है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो बैकेरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए पिछला क्वेश्चन में आपसे 2-3 प्रश्न और भी है जो आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा कि कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है, ठीक है, दुधारू पशुओं में। लेकिन यही अगर आपसे ये पूछ लिए जाए दोस्तों कि एंथ्रेक्स जो होता है, ठीक है, ये किस में होता है? तो ये एंथ्रेक्स जो भी होता है वो भी पशुओं में होने वाला रोग है। और ये किससे होता है एंथ्रेक्स? तो ये बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाता है? एंथ्रेक्स हो जाता है, ठीक है। एक होता है H1N1। H1N1 जो है ये भी क्या है दोस्तों? तो ये एक स्वाइन फ्लू है। ये क्या है? तो स्वाइन फ्लू है, ठीक है। ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है। एक पूछा जाता है H5N1, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है, बर्ड फ्लू। तो H1N1 क्या है दोस्तों? स्वाइन फ्लू है। H5N1 क्या है? तो बर्ड फ्लू है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। तो किस में परिवर्तन होता है दोस्तों? उसके आयाम में परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी ठोस पदार्थ में द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? तो ऊर्ध्वापातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों?
तो इन्हें ये जाना जाता है जॉन डाल्टन साहब को। किन्हें जाना जाता है? तो जॉन डाल्टन साहब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों, वो किससे निर्मित होती है? तो वो होती है सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक आप देखिएगा कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? तो प्रोटीन संश्लेषण से कौन संबंधित है दोस्तों? तो राइबोसोम की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन संश्लेषण से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो जैव विकास की अवधारणा से कौन संबंधित है दोस्तों? तो चार्ल्स डार्विन की अगर हम बात करते हैं तो ये जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। सबसे पहले इन्होंने 1859 ईस्वी में इनके द्वारा एक पुस्तक रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी में क्या किए थे? जैव विकास की अवधारणा प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो अमीबा और जो प्रोटोजोआ है दोस्तों किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं वो आते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। किसके जगत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। इसकी अगर हम बात करें अमीबा और प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यूग्लिना, पेरेमीसियम, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के जगत ही के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? यहाँ पे अगर आप बात करें दोस्तों सील है, व्हेल है, डॉल्फिन है, ये सभी के सभी क्या है? स्तनपायी है। लेकिन अगर मगरमच्छ की अगर हम बात करें तो ये स्तनपायी नहीं होता है। ठीक है, मगरमच्छ की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सरीसृप वर्ग में आता है। किस में आता है दोस्तों? तो सरीसृप वर्ग में ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ से पूछा स्तनपायी, ये किस में आता है? सरीसृप वर्ग का जो है जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? उभयचर का मतलब होता है दोस्तों कि जो पानी में भी रहे और स्थल पर भी रहे, तो उभयचर नहीं है ये आप पूछा है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि उभयचर समुद्री घोड़ा की अगर हम बात करते हैं तो समुद्री घोड़ा जो है दोस्तों ये मत्स्य वर्ग का जंतु है और ये सिर्फ और सिर्फ किस में रहता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है पानी में ही आपको देखने को मिलता है, स्थल पे नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए, स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु अगर गिर रही है तो वो किसका उदाहरण है? तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाला वस्तु है जो एक समान त्वरित गति से क्या होती है? गिरती है। तो एक समान त्वरित गति का उदाहरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज किया गया है दोस्तों वो हेनरिक रुडोल्फ के द्वारा। किसके द्वारा? तो हेनरिक रुडोल्फ के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये जो है सबसे पहले इनके द्वारा खोज किया गया था, लेकिन बाद में आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या किया। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, पर यह निम्नलिखित में से किसकी होती है? यानी कहने का मतलब ये है कि आग बुझाने वाले जो कर्मचारियों के परिधान जो होता है उस पर एक परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनाती है, यानी कि उसमें आग पकड़ने से जो है उसे रोकता है। तो वो जो परत चढ़ी होती है वो किसका परत चढ़ा होता है? ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो वो जो परत चढ़ा होता है वो मेलामाइन का होता है। किसका होता है? मेलामाइन का जो परत चढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोने के पुराने आभूषणों के चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। ठीक है, पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से यानी कि पुराने आभूषण से बढ़ जाता है या घट जाता है। तो आमतौर पर अगर आप सोचिएगा कि सोना है और उसमें पॉलिश करवाए हैं तो कहीं ना कहीं तो ये तो क्या होगा? अधिक हो जाएगा, वजन बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है? पॉलिश उसमें से पॉलिश करने पर उसका वजन घट जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब आप सोना को पॉलिश करने के लिए दीजिएगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्या होता है कि आभूषण की जो ऊपरी परत होती है वो हट जाता है और उसी को हटने के कारण वो चमकने लगता है फिर से और नया जैसा दिखने लगता है। तो सोचिए, जब परत आपका सोना पे से हट गया तो वजन तो घटेगा ही, लेकिन हमारे माइंड में ऐसा चलता है कि पॉलिश किए हैं तो एक परत और क्या किए हैं? उस पर चढ़ा दिए हैं। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ
प्रवर्धित किया गया है, यानी कि सबसे पहले जो तेल का कुआं है दोस्तों वो कहाँ खोला गया है? तो ये आपका कहाँ खोला गया है? पेंसिल्वेनिया में खोला गया है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है दोस्तों, अमेरिका में पड़ता है। तो सबसे पहले तेल का कुआं यहीं खोदा गया था। उसके बाद, और ये कब खोदा गया था? तो अमेरिका में 1859 ईस्वी में, ठीक है। और उसके जस्ट 8 बरस के बाद, यानी कि 8 ईयर्स के बाद जो है दोस्तों 1867 ईस्वी में असम के डिगबोई में क्या किया गया? असम के डिगबोई में तेल का पता चला, ठीक है। और भारत में तेल जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपको असम में देखने को मिलता है, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में क्या किया जाता है? तो तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लोटनिक स्थितिक तथा सर्पिक घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि लोटनिक है, स्थैतिक है, सर्पिक घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है आपका किस में लगेगा दोस्तों? तो स्थैतिक, सर्पिक और लोटनी आपके किस में का है? घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा बल किस में लगेगा दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक में, फिर सर्पी में, फिर लोटनी में, ठीक है। तो सबसे कम जो बल लगेगा वो किस में लगेगा? लोटनिक में लगेगा। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं? सिलेंडर को लुढ़ा के ले जाते हैं, तो हम लोगों को कम वजन भार पड़ता है और इजीली हम लोग उसको पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सा परत जो है भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, कई परतों में बटी हुई है, जिसमें से कौन सा परत है जो भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा परत है दोस्तों? तो ये है भूपर्पटी। भूपर्पटी जो होता है वो क्या होता है? भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो नेत्रों का कौन सा भाग है दोस्तों जो रंग प्रदान करने का काम करता है? सीधा से समझ लीजिए। तो परितारिका की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया इंग्लिश में, ठीक है। तो कॉर्निया जो होता है क्या होता है? विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है आँखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्रेल सिस्टम जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो ये है आपका चक्षुष विकृति युक्ति है, ठीक है, यानी विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए, व्यक्तियों से संबंधित है, जिसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है दोस्तों, उनके लिए क्या है? ये विजुअली चैलेंज्ड पीपुल के लिए क्या है? ब्रेल सिस्टम जो है इसमें क्या होता है? उभरा लेटर्स होता है, जिसको अंगुलियों से टच करके जो है अनुभव के आधार पे पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों कि आखिर ये कितने डॉट्स से बनाए जाते हैं? तो 63 डॉट्स से क्या किया जाता है? इसका जो है पैटर्न और छाप जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ये हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होते हैं अथवा जो कनिकाएं होती है वो क्या कार्य करती है दोस्तों? तो उसका जो कार्य होता है वो रोगाणुओं को विनाश करना, यानी रोगाणुओं से क्या करना? लड़ना, ये काम होता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो WBC जो होती है, ठीक है, इसमें टोटल 3 होती है। सॉरी रक्त में जो अगर हम बात करें तो रक्त में जो बनी हुई होती है, यानी सीधा सा ये समझ लीजिए कि ये जो कनिकाएं होती है, ठीक है, ये कनिकाएं जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो एक तो होता है RBC, एक होता है क्या WBC, और तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है? प्लेटलेट्स, जिसको हम कहते हैं, जिसको हिंदी में पट्टिकाणु भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतः श्वासित वायु और उच्च श्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? यानी कि जब हम वायु श्वास को लेते हैं और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब हम श्वास को लेते हैं दोस्तों तो वहाँ 21% जो है क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो 16.4% को छोड़ देते हैं। तो यही ऑक्सीजन का प्रतिशत। लेते समय हम लोग 21% लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते समय की बात आती है तो 16.4% छोड़ते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो कोई वयस्क व्यक्ति है दोस्तों तो 1 मिनट में उसका हृदय 70 से 80 बार क्या होता है? धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? ठीक है, तो कौन सा एक उपकरण है दोस्तों जो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? तो वो दूरी को मापने को वाले यंत्र को हम ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करें दोस्तों तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तापमान की अगर हम बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन, सेल्सियस, ये सभी के सभी क्या है, तापमान के मेजरमेंट का यूनिट है। लेकिन एसआई यूनिट आपसे पूछा है तो एसआई यूनिट क्या होता है, तापमान का केल्विन होता है। ठीक है, क्या होता है, केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि भेड़ में एंथ्रेक्स, एक मिनट, हाँ तो ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, 58 नंबर ही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो तीसरा प्रैक्टिस सेट में जो भी साइंस का क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखेंगे। भेड़ में एंथ्रेक्स होने का कारण है, तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे दोस्तों कि भेड़ में जो एंथ्रेक्स होता है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर कह रहा है कि अग्नि बुझाने में यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी आग बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आग बुझाने के यंत्र में जो इस्तेमाल किया जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जा सकता है, सॉरी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको मिलेगा कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए आप लोगों को पता होगा कि लैक्टोमीटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और इसमें दूध की घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, दूध की घनत्व को मापा जाता है, जिसका जितना ज़्यादा घनत्व होगा उसकी शुद्धता कितनी होगी, उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। तो भूरा कोयला की अगर हम बात करें दोस्तों तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। अब कोयला से संबंधित प्रश्न आया है तो आपको जानना चाहिए कि आखिर जो सर्वोच्च प्रकार का जो कोयला होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उत्तम क्वालिटी का कोयला को हम एंथ्रासाइट कहते हैं। और उत्तम क्वालिटी का कोयला हम डिसाइड कैसे करेंगे दोस्तों, तो जिसमें कार्बन का प्रतिशत क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है। तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसमें कार्बन का प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप उसको जलाइएगा तो धुआं का जो नाम मात्र का धुआं निकलेगा या नहीं के बराबर धुआं जो है उसमें से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भूरा कोयला आपसे पूछा है तो लिग्नाइट जो है क्या है दोस्तों, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि प्राचीन काल में भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों वो किसका, तो यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता था। किसका, यूरेनियम डेटिंग का किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या एवं उनके, देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, काला जार किस कारण से होता है। तो काला जार जो होता है दोस्तों वो किस कारण से होता है, तो ये लैसमीनिया के कारण क्या होता है, काला जार होता है। ठीक है, काला जार जो है परजीवी बालू मक्खी के द्वारा क्या होता है, फैलता है। काला जार की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक परजीवी है जिसका नाम क्या है, बालू मक्खी। ठीक है, तो बालू मक्खी के द्वारा भी ये जो है फैलता है, यही इसको फैलाने का काम करता है। तो अगर आपसे वाहक पूछता है काला मक्खी काला जार का, तो वाहक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वाहक यही है, क्या है, बालू मक्खी, इसी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है दोस्तों अधिकतम किस रंग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अगर हम बात करें तो अधिकतम किस रंग में होती है, तो लाल रंग में देखने को मिलता है। और लाल के बाद सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो लाल अगर नहीं है तो सबसे ज़्यादा बैगनी में होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, प्रकाश संश्लेषण लाल में, उसके बाद फिर कौन होगा, तो बैगनी में होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रंग जो है दोस्तों कहीं ना कहीं क्लोरोफिल सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित करने का काम करता है। इसी के कारण ये दोनों रंग से ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। तो आयोडीन जो होता है दोस्तों, आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये किस रूप में पाया जाता है, तो ठोस के रूप में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, ठोस के रूप में क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देख लीजिए, कह रहा है कि ये सब तो मैथ का है, कह रहा है रक्त के थक्का को जमने में क्या मदद करता है। तो रक्त के थक्का को जमने में रक्त का जो प्लेटलेट होता है दोस्तों, यानी कि रक्त प्लेटलेट क्या करता है, इसकी मदद करता है। ठीक है, प्लेटलेट को दूसरे नाम क्या है दोस्तों, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में थ्रोम्बोसाइट रहता तो वो भी ध्यान देना है कि थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट का ही क्या है, दूसरा नाम है, प्लेटलेट का ही दूसरा नाम है। कह रहा है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है।
तो पेप्सिन एंजाइम की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये किस में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है आमाशयी रस में, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेशनल रिमोटिंग सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। तो नेशनल रिमोटिंग सेटिंग एजेंसी जो है दोस्तों वो हैदराबाद में आपको देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है। तो निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है दोस्तों, जीन की अगर हम बात करें तो जीन जो है निम्नलिखित में से अनुवांशिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि अनुवांशिकी के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो अनुवांशिकी के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो ये ग्रेगर मेंडल जो है जाने जाते हैं। ठीक है, ग्रेगर मेंडल साहब जो हैं वो अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोना में क्या मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाया जाता है दोस्तों, ये आप देखिएगा कि सोना में जो आपको मिलाया जाता है वो तांबा और सोना को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। सोना में तो सोना मिला ही सकते हैं दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि सोना में क्या मिलाया जाता है तो तांबा और सोना को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अगर आपको पूछे, पिछला क्वेश्चन पूछा भी था कि पित्तल का निर्माण किससे होता है, तो पित्तल जो है कॉपर और जस्ता से बनता है। और कांसा आपसे बार बार पूछा जाता है, पित्तल और कांसा बार बार आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किससे बनता है दोस्तों, तो कॉपर के साथ साथ किससे, तो टीन से बनता है। ठीक है, तो पित्तल बोले तो कॉपर और जिंक, और कांसा बोले तो कॉपर और टीन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत के बाहर निकलता है। तो चिमनी से जो धुआं निकलता है दोस्तों वो संवहन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, संवहन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है दोस्तों, तो लेड पेंसिल बनाने में किसका, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये तो आप लोगों को पता भी होगा कि किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। तो ट्यूबलाइट के जो अंदर मिश्रण होता है दोस्तों वो किसका होता है, तो ट्यूबलाइट के अंदर जो मिश्रण होता है वो मरकरी के साथ साथ आर्गन को मिक्स किया जाता है, यानी कि Hg को और साथ में किसको, आर्गन को मिक्स किया जाता है, दोनों को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा कि थर्मस फ्लास्क की खोज किसके द्वारा किया गया है। यानी कि थर्मस जो फ्लास्क है दोस्तों वो किसका खोज किसके द्वारा किया गया है, तो थर्मस फ्लास्क का जो खोज किया गया वो जेम्स डेबोर के द्वारा, किसके द्वारा, तो जेम्स डेबोर के द्वारा किया गया है। ठीक है, और आखिर ऐसा क्या होता है कि थर्मस में जब हम पानी रखते हैं तो जैसा रखते हैं वो कुछ समय के तक के लिए वैसा ही रहता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि अगर हम बात करें तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण करने का जो काम करता है वो कितने प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो एक तो चालन के द्वारा होता है, एक संवहन के द्वारा होता है। ठीक है, और एक होता है किसके द्वारा, चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा जो है क्या होता है, ऊष्मा का विकिरण के द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो जब थर्मस बनाया जाता है तो इस बात का खासा ध्यान रखा जाता है कि कुछ ऐसा चीज़ लगाया जाए इसमें जिससे क्या हो, चालन, संवहन और विकिरण को ही रोक दिया जाए। तो सोचिए जब चालन, विकिरण और संवहन नहीं होगा तो जिस स्थिति में आप उसमें रखिएगा उसी स्थिति में कुछ समय तक के लिए क्या होता है, रखा रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मार्कोनी शब्द दिया गया है दोस्तों। तो मार्कोनी जो हैं ये कहीं ना कहीं तो ये रेडियो के क्या किए हैं, आविष्कारक हैं। ठीक है, और ये जो है GL, देखिए ग्राहम बेल जो है साहब, तो ग्राहम बेल साहब किसका आविष्कार किए हैं दोस्तों, तो ये टेलीफोन का आविष्कार किए हैं। ठीक है, टेलीफोन का कौन किए हैं, तो टेलीफोन का ग्राहम बेल किए हैं। और मार्कोनी किनका किए हैं दोस्तों, तो मार्कोनी रेडियो का आविष्कार किए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो आंसर होगा थर्मल फ्लास्क की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो जेम्स डेबोर के द्वारा किया गया है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन, क्या कि थर्मस में रखे कोई पानी रखते हैं तो कुछ समय तक के लिए जैसा रखते हैं उसी टेम्परेचर पे क्यों रहता है, तो आपको बता दिए कि उसमें क्या होता है, चालन, संवहन और विकिरण जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाता इसी के कारण। तो जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रेस बायोपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो इसमें बाईफोकल लेंस। ठीक है, यानी बाईफोकल लेंस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाईफोकल
लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये बीमारी जो है ज़्यादातर दोस्तों ये वृद्धावस्था में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कल्पना 1 उपग्रह जो है समर्पित है। तो कल्पना 1 जो उपग्रह है दोस्तों ये किसके मौसम हेतु जो है समर्पित है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो मेघा ट्रॉपिक जो है उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो किसका संयुक्त अभियान है दोस्तों? तो ये भारत और फ्रांस का क्या है, संयुक्त अभियान है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है कि नींबू का डाई बैक रोग का कारण होता है। तो नींबू का डाई बैक रोग का कारण क्या होता है दोस्तों? तो इसमें आखिर किसकी कमी के कारण डाई बैक रोग होता है? तो ये जो होता है दोस्तों जस्ता की कमी के कारण। किसके कारण? तो जस्ता की कमी के कारण नींबू में डाई बैक रोग हो जाता है। ठीक है, और ये एक तरह का कवक होता है। ठीक है, इसमें जो कवक जनित ये क्या है, रोग है, ये कोलेट्रोट्राइकम नामक एक जीवाणु होता है दोस्तों, सॉरी कवक होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये रोग होता है। तो सीधा सीधा आपको बात याद रखना है कि नींबू का डाई बैक रोग किसके कारण? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि रोहू फिश किसे कहा जाता है। तो रोहू फिश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो रोहू फिश जो है वो किसे कहा जाता है? तो लाबियो रोहिता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाबियो रोहिता को रोहू फिश कहा जाता है। बस एक बार ध्यान दे देना है ये सब क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है एक्स किरण का उदाहरण है। तो एक्स किरण किस प्रकार का किरण है दोस्तों? तो एक्स किरण की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। एक्स किरण जो है कैसा किरण है? तो एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। कृत्रिम का मतलब होता है दोस्तों क्या, कि नेचुरल नहीं। ठीक है, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहा जाता है? कृत्रिम हीरा कहा जाता है। देखिए 1 से 2 बार इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि वैसा क्वेश्चन जो आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये रिपीट कर ले आपके एग्ज़ाम में। तो 1 से 2 बार इसीलिए बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में क्या हो, बैठ जाए, कि आप एग्ज़ाम में जाएँ बहुत दिन बाद भी तो आपको लगे कि नहीं भाई ये शब्द तो हम कहीं ना कहीं सुने हैं। ठीक है, और आप सही बना करके आएँ। जो आसान क्वेश्चन होता है उसको हम जल्दी से निकाल देते हैं। देखिए कह रहा है कि निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो इसका जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। तो सिरका की अगर हम बात करें दोस्तों तो सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो इसको तैयार किया जाता है एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और सिरका बनाया किस किस चीज़ से जाता है? तो सिरका जैसे कि बहुत सारे फल है, अनानास, अंगूर, नारंगी, केला, सेब। ठीक है, ये सभी से क्या किया जाता है, सिरका को निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है। ठीक है, तो जल सहसंयोजक है दोस्तों, इसका ज्यामितीय आकार अगर आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा टेट्राहेड्रल। कैसा मिलता है दोस्तों? टेट्राहेड्रल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है। तो मानव जो कान होता है दोस्तों उसके लिए उपयुक्त ध्वनि है वो है 60 डेसिबल। ठीक है, 60 डेसिबल। यानी मनुष्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 20 हज से लेकर के, यानी कि 20 हज से 20,000 हज तक क्या कर सकती है, मानव जो है, मानव के कान को जो है सुन सकता है। इसको हम कहते हैं श्रव्य। इसको क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, श्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है, जिसको हम श्रव्य का मतलब हो गया जो सुना जा सके। यानी कि 20 हज से लेकर 20,000 हज तक को हम क्या कहते हैं, सुन सकते हैं। एक होता है क्या दोस्तों, अपश्रव्य। अपश्रव्य, अब का मतलब समझना है कि जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। यानी कि अगर 20 हज से कम रहेगा दोस्तों, 20,000 से कम रहेगा तो इसको हम कहेंगे क्या, अपश्रव्य ध्वनि है, जिसको हम सुन ही नहीं सकते हैं। एक होता है क्या दोस्तों, 20,000 से अधिक। ठीक है, 20,000 से क्या अधिक होता है, 20,000 हज से अधिक, जिसको हम क्या कर सकते हैं, 20,000 हज से अधिक होता है, जिसको हम पाराश्रव्य कहते हैं। तो वो हमारे लिए सुनने लायक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो गया। अगर यहाँ पे जब हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं दोस्तों तो उसमें 45 डेसिबल के आसपास जो है वो क्या होता है, 45 डेसिबल के आसपास क्या होता है,
आवाज़ निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि मानव कान के लिए उपयुक्त कितना है, तो 60 डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। तो नाभिकीय विखंडन की जो खोज किया है दोस्तों वो किनके द्वारा किया गया है, तो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, तो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन था, तो आपको घबराना नहीं है, मैथ को जब करवाया जाएगा तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा है कि किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। तो विज्ञान का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है। तो सोलर कुकर की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अवतल दर्पण का क्या होता है, उपयोग होता है। अवतल दर्पण में अगर हम प्रतिबिंबों की बात करें दोस्तों, यानी कि इमेज की बात करें, तो उसमें जो वस्तु का आकार होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा और साथ में उल्टा भी होगा, यानी कि वस्तु का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, उल्टा होगा, और जो भी बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि ऑयल गैस का एक मिश्रण है। ऑयल गैस का एक मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है दोस्तों, तो ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, यानी कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को मिला करके जो है ऑयल गैस का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे आप पढ़े होंगे दोस्तों 10th क्लास में कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसका एक का नाम है एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। एल्केन का क्या होता है, एल्केन का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, और अल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, और एक होता है अल्काइन, तो इसमें होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये सभी को आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है। कौन सा प्रोटीन है जो साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है, तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये ग्लोब्यूलिन जो है क्या है, ग्लोब्यूलिन जो है क्या है, एक साधारण प्रोटीन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के जो जनक है दोस्तों उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रिचर्ड फेनमैन। क्या है दोस्तों, रिचर्ड फेनमैन उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नैनोमीटर, अब यहाँ पे देखिए नैनो आया है शब्द, तो ध्यान रखना है कि 1 नैनोमीटर जो होता है दोस्तों वो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो कहाँ शुरू किया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या किया गया है, शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि गन मेटल का सम्मिश्रण है, यानी कि गन मेटल जो है दोस्तों किस किस एलिमेंट को बना करके जो मिला करके जो है इसका निर्माण किया जाता है। तो आप देखेंगे कि तांबा के साथ आपको टीन, जिंक एवं सीसा को आप मिलाइएगा। ठीक है, तांबा, टीन, जिंक और सीसा को जब आप मिक्स कीजिएगा तो आप देखिएगा कि क्या होता है, गन मेटल का निर्माण होता है। ठीक है, पीतल का तो आपको बता ही दिए हैं और कांसा का भी बता दिए हैं। स्टेनलेस स्टील का आप जान लीजिए कि स्टेनलेस स्टील को जब बनाना है दोस्तों तो आपको क्या करना है, आयरन को आपको मिलाना होगा, साथ में आपको क्रोमियम को मिलाना होगा, और साथ में कार्बन, और साथ में क्या होगा, निकिल को मिलाना होगा। तो इससे अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील बनेगा। सबका अलग अलग प्रतिशत होता है दोस्तों कि कितना कार्बन का प्रतिशत मिलाना चाहिए, आयरन का मिलाना चाहिए, क्रोमियम का कितना प्रतिशत, निकिल का कितना, सबका अलग अलग क्या होता है, परसेंटेज होता है। उतना मिलाने के बाद क्या होता है, अलग जो है मेटल का निर्माण होता है। तो गन मेटल आपसे पूछा था तो क्या होगा, तांबा, टीन, जिंक और सीसा, और ये जो बताए हैं आपको किसका बताएं, स्टेनलेस स्टील का बताए हैं। तांबा और कॉपर का तो आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का जो रसोई घर है दोस्तों वो किसे कहा जाता है। तो कोशिका का रसोई घर आपको पता ही होगा कि किसको कहा जाता है। ठीक है, तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि किसको कहा जाता है। चलिए छोड़िए, बता ही देते हैं कि कोशिका का जो कोशिका घर कहा जाता है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, किसको रसोई घर किसको कहा जाता है दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, इसको हम हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इसको हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो टॉर्च में अगर हम बात करें दोस्तों तो टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है दोस्तों, तो इसमें शुष्क सेल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइड्रस तेल निकाला जाता है। तो साइड्रस जो तेल निकाला जाता है दोस्तों, वो कहाँ से? देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। ठीक है, कहाँ से निकाला जाता है? देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सॉफ्ट ग्लास किसे कहते हैं? तो सॉफ्ट ग्लास किसे कहते हैं दोस्तों? तो सॉफ्ट ग्लास जो है, सोडा ग्लास का दूसरा नाम क्या है? सॉफ्ट ग्लास है। ठीक है, सोडा ग्लास का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो सॉफ्ट ग्लास है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है दोस्तों जो आपसे बार बार पूछा जाता है। कहेगा कि क्राउन कांच यानी कि धूप के चश्मों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो क्राउन कांच के द्वारा, यानी कि क्राउन ग्लास के द्वारा धूप के चश्मों का निर्माण किया जाता है। कहेगा कि पायरक्स कांच का प्रयोग किस में होता है? तो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में क्या होता है? पायरेक्स कांच का उपयोग होता है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। ठीक है, तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा कि जेना कांच जो है, जेना ग्लास जो होता है, इसमें वैज्ञानिक उपकरण तथा रासायनिक प्रक्रिया जो होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जो बर्तन बनाए जाते हैं, वो सभी में जीना कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि क्या है? तो WBC की जो औसत जीवन अवधि है दोस्तों, वो कितना है? तो उसकी अगर हम बात करें तो 5 से 7 दिन जो होता है दोस्तों, वो WBC का क्या होता है? जीवन काल होता है। कितना होता है? 5 से 7 दिन तक। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि WBC को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है, तो WBC को कहा जाता है, क्योंकि WBC जो है दोस्तों एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करने का भी काम करती है। और सोच लीजिए एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? तो ये कहीं ना कहीं तो ये प्रतिरक्षा तंत्र है, क्योंकि जब मनुष्य को जब एड्स होता है, यानी HIV एड्स होता है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है कि प्रतिरक्षा तंत्र ही उसका क्या हो जाता है? कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण अगर कोई भी बीमारी होगा तो उसको ठीक ही नहीं होगा। और सोचिए अगर कोई भी बीमारी होगा तो ठीक नहीं होगा तो इंसान कितना दिन तक जीवित रहेगा? ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। तो अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है वो किससे बना हुआ होता है? ठीक है, तो अच्छी गुणवत्ता का जो फ्यूज होता है दोस्तों, उसमें तांबा, टीन, शीशा का क्या होना चाहिए? मिश्रण होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तांबा, टीन एवं शीशा का क्या होना चाहिए? सम्मिश्रण होना चाहिए। यानी फ्यूज को बनाने के लिए तांबा, टीन और शीशा का मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस तरंग का प्रयोग जो है रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो यानी कि कौन सा तरंग का उपयोग करते हैं? वैसे जैसे कि आप लेजर ऑपरेशन जो कहते हैं ना, वही, यानी कि वैसा ऑपरेशन जिसमें क्या हो? रक्त नहीं बहता हो, उसमें हम कौन सा तरंग का? तो उसमें हम इंफ्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं। अब इंफ्रासोनिक के जगह पे अगर आपको हिंदी में दे देगा अपश्रव्य तरंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंफ्रासोनिक ये जो है इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, इसको हम हिंदी में कहते हैं अपश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो अपश्रव्य तरंग को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? कौन है जो सबसे अधिक सक्रिय तत्व है दोस्तों? तो सोडियम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सोडियम जो है सबसे क्या होता है? सक्रिय तत्व होता है। ठीक है, आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो मेंडलीफ को कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी की जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, उसका जनक किसको कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आधुनिक सब आवर्त सारणी का जनक है तो आपको मोसले कहना है कि मोसले होगा, लेकिन आवर्त सारणी का सिर्फ जनक है तो वो क्या होगा? मेंडलीफ होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जितने भी हम लोग क्लास करवाते हैं उसके सारे के सारे का PDF जो है टेलीग्राम पे भी जाता है, तो आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे प्रैक्टिस सेट को, अभी तक हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट इसमें से लिए थे साइंस का, वो चारों सेट को हम लोग क्या किए हैं? कंप्लीट करवा चुके हैं। और इसके बाद हम लोगों का टोटल 14 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सारे के सारे हम लोग कंप्लीट करवाएंगे 3 सेक्शन में। आज हम लोग 4 लिए हैं, अगले में 5 रहेगा और फिर अगले में क्या रहेगा? तो 5 रहेगा। ठीक है, तो टोटल 14 प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हम लोग GK GS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा दिए हैं, और उसमें हमें लोगों को ये भी पता चला है दोस्तों कि आखिर ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का लगाने से ये भी फ़ायदा होता है कि आपको ये समझ में आएगा कि आखिर कौन सा सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अंत समय में जो है उस पर फोकस कर पाएँ
और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा और आगे भी इस तरह का आप देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैथ का भी इसी तरीके से हम लोग देख लें, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए मेहनत किया जाता है। धन्यवाद।